गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका 9th का सेकंड डे है वर्कशीट का। ये आज हम पढ़ेंगे फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। ये फ्रांसीसी क्रांति जो थी ये 789 से लेकर 799 तक इसमें जो फ्रांस में जो उठापटक हुई है, जो राजनीतिक सत्ता की उठापटक हुई है, वो उसके बारे में बार बार सत्ता बदलती रही और नया संविधान बार बार बनता रहा। तो उसके बारे में आज हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? फ्रांसीसी क्रांति जो थी ये 1789 में हुई थी, 1789 में। ये बात जान लो और इस डेट को रट लो, ठीक है। 1789 में यानी कि 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। और ये कहाँ हुई थी? ये हुई थी पैलेस ऑफ वर्साइल में। पैलेस ऑफ वर्साइल मतलब राजा का महल को पैलेस ऑफ वर्साइल बोला जाता था। वर्साइल का पैलेस, ठीक है। वर्साइल का जो पैलेस है, महल है, ठीक है। ये वर्साइल नाम की जगह पर ये पैलेस था, पैलेस ऑफ वर्साइल। राजा के महल को पैलेस ऑफ वर्साइल बोलते थे। अब यहाँ पर तीन तरीके के फ्रांसीसी समाज में तीन एस्टेट होते थे, तीन वर्ग होते थे समाज में। एक होता था प्रथम एस्टेट, एक होता था सेकंड एस्टेट यानी कि द्वितीय एस्टेट, और एक होता था थर्ड एस्टेट। तो प्रथम एस्टेट में जो था वो पादरी वर्ग था, यानी कि इसमें कौन आते थे? जो चर्च में देखा है कभी फादर वगैरह जो होते हैं, जो पूरी चर्च में सभा कर रहे होते हैं, तो वो जो फादर होते हैं उनको पादरी वर्ग बोला जाता है। सेकंड है द्वितीय एस्टेट यानी कि कुलीन वर्ग। अब ये कुलीन वर्ग क्या होता है? मतलब पादरी के बाद और फादर के बाद जो है ये कुलीन वर्ग आता था, यानी कि राजा और उसके आसपास रहने वाले जितने भी रिश्तेदार थे, उसके राजा के नीचे जितने भी काम करने वाले मंत्री इत्यादि थे, और ज़मींदार जो बड़े बड़े जो राजा की के लिए पैसा इकट्ठा करके लाते थे, सामंत वर्ग, ये सब इस कुलीन वर्ग में आता था। कुलीन वर्ग का मतलब होता है एक रिच वर्ग जिसमें बहुत पैसा हो और जो राजा के बहुत वफादार होते थे। थर्ड एस्टेट में लोग आते थे जो बड़े व्यवसायी, अदालती कर्मचारी, वकील, किसान और कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर और नौकर। थर्ड एस्टेट में कुल मिला के मिडिल क्लास आती थी, जिसमें जैसे डॉक्टर, टीचर और प्रोफेसर्स, अदालत में कार्य करने वाले वकील, किसान, कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर और नौकर। तो ये थर्ड एस्टेट में आया करते थे। तो अब ये समाज का पूरा आपने पढ़ लिया ढांचा कि किस तरीके से विभक्त था, यानी कि किस तरीके से डिवाइडेड था। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के क्या असल में कारण थे। और 18वीं सदी के उत्तरार्ध में, यानी कि 18वीं सदी के बीच में, 18वीं सदी कौन सी होती है? ये होती है 1700 से लेकर 1800 के बीच का जो टाइम है ना, उसको 18वीं सदी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हम 18वीं सदी की तरफ जा रहे हैं ना, तो इसको इसलिए 18वीं सदी बोलेंगे, 1700 से 1800 के बीच में। तो यहाँ पर इसके उत्तरार्ध में, यानी कि उत्तर मतलब उत्तरार्ध, आर्ध का मतलब होता है आधा, तो 18वीं सदी का आधा और उसके बाद का टाइम, ठीक है, में फ्रांस की सामाजिक और आर्थिक स्थिति। अब इसमें सामाजिक और आर्थिक स्थिति हम जानेंगे कि 18वीं सदी में किस तरीके की उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति थी। सबसे पहले तो ये देखो कि वहाँ पर कौन से वंश का जो शासन था, वो था बुर्बो वंश। कौन सा वंश था? बुर्बो वंश के राजाओं का आलीशान जीवन था। जीवन के कारण खाली राजकोष हो गया, यानी कि उनका एक आलीशान जीवन था और वो ज़्यादातर ध्यान नहीं देते थे अपने जो जनता है उनको कोई लेना देना नहीं है कि जनता को क्या मतलब क्या खाने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। उनको बस अपना आलीशान जीवन जीना होता था, अपना ही बस वर्साइल के पैलेस में बैठे रहते थे और अपना ही वहाँ पर जो महल है उसी के अंदर बैठना और अपना थोड़ा काम वाम देख लिया, बाकी बस जनता से कोई मतलब नहीं, अपना बस बैठकर वहाँ पे आलीशान तरीके से जीना। तो अब मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ आपको। तो ये था वो जो वर्साइल का पैलेस था इनका, बुरबोन राजा वंश का। तो ये पूरा वो पैलेस है, मतलब ये वो महल है बहुत बड़ा।
इस तरीके के महल में वो रहते थे, एकदम जनता से अलग। ये सारा महल ही महल है। यहाँ पे राजा और उनके नीचे जो काम करने वाले नौकर और बाकी जो मंत्री वगैरह होते थे वो सारे इसी पैलेस में रहते थे। सिर्फ ये पैलेस ही पैलेस इतना बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये देखो कितना आलीशान पैलेस था, कितना वुडन वर्क हो रखा है, मतलब कितना आलीशान, कितना महंगा इसमें इंटीरियर रखा हुआ है। नेक्स्ट है, ये है लुई 16, ये है लुई 16। ये इनके शासनकाल में जो है वो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में। तो अब इन लुई 16 के बारे में जानते हैं ज़रा थोड़ा। तो ये कौन से वंश से बिलोंग करते थे? ये बुर्बो वंश से बिलोंग करते थे और ये आलीशान जीवन जीते थे, जिसके कारण इनका राजकोष खाली हो चुका था। लगातार युद्धों के कारण फ्रांस पर लगभग 10 से 12 अरब लिब्रे का कर्ज हो गया था। एक्चुअली क्या होता था कि फ्रांस जो था ना, वो 7 ईयर्स वॉर उसने इंग्लैंड से भी लड़ी थी और आसपास के देशों से। फ्रांस के आसपास कौन कौन से देश हैं? तो इसके आसपास के देशों से सदैव लड़ाई होती रहती थी। फ्रांस की किस किस से लड़ाई होती थी? जर्मनी और इटली, इंग्लैंड, इन सब से लड़ाई होती रहती थी। ये यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड बोलते हैं इसको, स्पेन, इन सब से आसपास के देशों से इसकी लड़ाई होती रहती थी, जिसके कारण इसके ऊपर, फ्रांस के ऊपर बहुत सारा कर्जा चढ़ गया था। फिर है अनाज के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी की वजह से जीविका का संकट आ गया। यानी कि उस वक्त जो फ्रांस में जब इतने अरबों का कर्जा चढ़ा हुआ है, तो फिर राजा ने सोचा कि मैं क्यों ना टैक्स बढ़ा दूं। अब टैक्स अनाज पे लगाया, खाने की चीज़ों पर लगाया, जो रोज़मर्रा की चीज़ है उन पे लगाया, जिसके कारण क्या हुआ कि लोगों को मतलब जीवन जीने का संकट आ गया। पूरी आबादी का 90% किसान थे, लेकिन 60% जमीन पर कुलीन वर्ग, चर्च और तीसरे एस्टेट के अमीरों का अधिकार था। देखो किस किस का अधिकार था? एक तो पादरी वर्ग का अधिकार था, एक कुलीन वर्ग का अधिकार था। सबसे पहले क्या होता था कि पादरी को, मतलब राजा जो है ना, ये जो फादर होते थे और पादरी होते थे उस टाइम पे, ये ईश्वर का खौफ दिखाकर कि अगर आपने हमें खुश नहीं किया तो फिर ईश्वर जो है वो आपकी सत्ता छीन लेगा या आपको राजा नहीं रहने देगा। तो इसलिए उस ईश्वर का खौफ दिखाकर राजा से खूब सारा पैसा और खूब सारी ज़मीन ले लेते थे। फिर उसके बाद मतलब राजा को ना चर्च को ज़मीन देनी पड़ती थी इसी कारण। और फिर उसके बाद सेकेंड एस्टेट, यानी कि जो राजा के आसपास रहने वाले लोग हैं, जैसे मंत्री हो गए और उसके रिश्तेदार हो गए और जो महल में और काम करने वाले लोग हैं, वो कुलीन वर्ग में आते थे, तो वो भी अपनी जो है ज़मीनें आपस में बांट लेते थे। थर्ड एस्टेट में जो बड़े बड़े लोग होते थे, जैसे वकील और जो अमीर कर्मचारी होते थे, जो अमीर जमींदार होते थे, वो भी रख लेते थे। अब कुल मिला के किसके पास कुछ नहीं बचा? इन लोगों के पास, यानी कि ये जो किसान हैं, कारीगर हैं, भूमिहीन मजदूर हैं, इन लोगों के पास कुछ भी खाने को नहीं बचा। समाज में पहले और दूसरे वर्ग के लोगों को जन्म से विशेषाधिकार प्राप्त थे। उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था। टैक्स का सारा भार तृतीय स्टेट पर था। अब यहाँ पर तीसरी बात ये आ गई कि ये वर्ग और ये वर्ग, यानी कि जो प्रथम एस्टेट है और सेकंड एस्टेट है, यानी कि जो पादरी वर्ग है और कुलीन वर्ग है, ये टैक्स नहीं देता था। टैक्स कौन देता था? ये वर्ग, ये सारे लोग टैक्स देते थे, जिसके कारण क्या होता था कि इनको टैक्स भी देना है, प्लस इनको सबसे महंगा खाना भी खरीदना पड़ रहा है अपने खाने के लिए, और इनके मतलब जो आजीविका है, यानी कि जो ये कमाते थे, वो सारा इसी चीज़ों में, खाने पीने की चीज़ों में चला जाता था, जिसके कारण जनता बहुत नाराज़ हो गई थी। और फिर क्या हुआ था? 1789 में, 89 में सबने क्रांति कर दी। भूखे लोग हमेशा क्रांति करते हैं। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई भाई? थोड़ी लंबी हो रही है वीडियो, बट समझना बहुत ज़रूरी है अच्छे से, नहीं तो फिर आगे कन्फ्यूजन हो जाएगी भाई। चलो अब इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। तो अब अच्छे से समझ में आ गया ना कि क्यों हुई थी क्रांति। अब यहाँ पे फर्स्ट देखो, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज कितने भागों में विभाजित था? तो आपको फर्स्ट का आंसर जो है वो पूरा, ये जो कॉलम दे रखा है इसको बना देना अपनी कॉपी में, और ये हो गया आपका फर्स्ट का आंसर। ठीक है, ये प्रथम स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, ये पूरा मतलब आपको बनाना पड़ेगा।
ये पूरा का पूरा आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, पादरी वर्ग समाज में किस एस्टेट में आते थे? तो यहाँ पर अभी हमने ऊपर देखा पादरी वर्ग कौन से एस्टेट में आता है, प्रथम एस्टेट में। तो ये हो गया हमारा सेकंड का आंसर, ठीक है। थर्ड वाला देखो, किन वर्ग एस्टेट के लोगों को जन्म से विशेषाधिकार मिले थे? तो कौन से वर्ग के लोगों को विशेषाधिकार मिले थे? यहाँ देखो ये हमारा थर्ड का आंसर हो गया। देखो, समाज में पहले और दूसरे वर्ग के लोगों को जन्म से विशेषाधिकार प्राप्त थे और उन्हें टैक्स नहीं देना होता था। टैक्स का सारा भार तृतीय स्टेट पर था। ये पूरा का पूरा आप लिखोगे थर्ड के आंसर में, ठीक है। चलो अब फोर्थ वाला देखते हैं। फ्रांस का राजकोष खाली क्यों हो गया था? क्यों हो गया था? क्योंकि युद्ध पे युद्ध लड़ रहे थे, ठीक है। लगातार युद्धों के कारण फ्रांस पर लगभग इतने 10 से 12 अरब लिब्रे का कर्ज हो गया था और बुर्बो राजाओं के आलीशान जीवन के कारण खाली राजकोष जो था वो खाली हो गया था। तो आपको ये दोनों ही कारण जो है वो आपको फोर्थ के आंसर में लिखने होंगे। तो ये दोनों कारण हो जाएंगे, ठीक है। अब फिफ्थ का आंसर कहाँ से लिखोगे? फ्रांसीसी क्रांति के समय जिस प्रकार की कर व्यवस्था थी आज भी वैसी ही स्थिति है। आप अपने उत्तर के लिए उदाहरण से स्पष्ट करें। तो अब इसका आंसर मैंने लिखा हुआ है। आज के टाइम में फ्रांस जो है वो उसकी स्थिति वैसी नहीं है। पहले तो क्या होता था कि सिर्फ जो थर्ड एस्टेट था वो ही कर दे रहा होता था, ठीक है, यानी कि वही टैक्स भर रहा होता था। लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है। आज के टाइम में वहाँ पे बराबरी के अधिकार यानी कि इक्वालिटी, फ्रीडम और फ्रेटर्निटी, ये तीन जो हैं फ्रांसीसी क्रांति के बहुत मेन पॉइंट्स हैं। तो वहाँ पर इक्वालिटी का अधिकार जो था वो सबसे पहले फ्रांस में आया था। तो वहाँ पर आज फ्रांस में सभी को समान रूप से कर देना पड़ता है। जैसे खाने पर लगने वाला कर यानी कि टैक्स, ठीक है, कर को टैक्स बोलते हैं इंग्लिश में। तो खाने पर लगने वाला कर सभी को सब समान रूप से भरते हैं, ठीक है। वहाँ पे खाने पे लगने वाला कर सब समान रूप से भरते हैं। अगर कोई बाहर से चीज़ मंगवाता है तो उस पर लगने वाला टैक्स भी सब समान रूप से भरते हैं। आज वहाँ पे ये सब नहीं है कि फर्स्ट एस्टेट ही भरेगा और सेकंड एस्टेट कुछ, मतलब फर्स्ट और सेकंड एस्टेट को छोड़ दिया। वहाँ पर आज सभी लोग, चाहे वो वहाँ का प्रधानमंत्री भी क्यों ना हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो। इस वक्त फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है। इमैनुअल मैक्रोन, मैं फोटो दिखा देती हूँ। तो ये हैं फ्रांस के आज के राष्ट्रपति, ये हैं इमैनुअल मैक्रोन और इस वक्त यही फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। तो चाहे कोई भी हो फ्रांस के अंदर, सबको आज के टाइम में टैक्स भरना पड़ता है और सब समान रूप से भरते हैं। जिसको जितने मतलब संपत्ति का जो भी टैक्स होता होगा वो भरते हैं, ठीक है। और मतलब जो भी खाने पीने की चीज़ें जो जितना मतलब उपयोग कर रहा है उसको उतना ही टैक्स भरना पड़ता है समान रूप से। वहाँ पर अब ये नहीं देखा जाता कि कौन फर्स्ट एस्टेट से है कौन सेकंड। वहाँ पे एस्टेट अब ख़त्म ही हो गए हैं एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये वाला आंसर लिख लेंगे पूरा। और ये फिफ्थ का आंसर हो गया। आई होप ये आज की वर्कशीट आपको समझ में आई होगी और आपको थोड़ा बहुत फ्रांसीसी क्रांति के बारे में थोड़ा समझ में आया होगा। थैंक यू।